हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून से। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 गति यानी इमोशन के ऊपर। स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली क्लासेस में आपकी बुक के 5, 6, 7 चैप्टर को यानी जो बायोलॉजी सेक्शन के चैप्टर जो होते हैं उनको हमने कवर किया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो जीवों में विविधता वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 आपका, उसकी एंडिंग हमने उसकी क्लोजिंग की थी। आज हम आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 यानी गति मोशन जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का ये चैप्टर है ये भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स में बेसिकली यदि आपको बताऊं तो फिज़िक्स में हम लोग नेचुरल फिनोमेना जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं उनको हम एनालिसिस करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद, उनको देखने के बाद हम उनके आधार पर कुछ नियम बनाते हैं और उन नियमों के आधार पर हम अपने लिए कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी या फिर अपने लिए उनको उपयोग करते हैं, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें ये बात पता है कि सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे हम ये जानते हैं कि जो नदी है वो पहाड़ों से निकलती है और मैदानों की तरफ जाती है ना। ये बात तो हम सभी को पता है। लेकिन ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक घटना है। अब हम क्या करेंगे, इस घटना को देखेंगे और इसे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेंगे। हमने इसे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करी तो हमें ये पता लग पाया कि जो जल का प्रवाह है वो ऊंचे क्षेत्र से नीचे क्षेत्र की ओर होता है। यानी हम ये बात समझ पाए कि जो ऊंचाई जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ से जल नीचे जहाँ पर कम ऊंचाई होगी उस तरफ की ओर बहेगा, जल या कोई द्रव हो, है ना। तो इसके बेसिस पर फिर हमने इसको यूज़ कर लिया और हमने इसके आधार पर कि कोई ऐसी चीज़ बना दी कि जिसमें हम वाटर लेवल को चेक कर सकते हैं। यदि वाटर लेवल इक्वल है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊंचाई है यानी जो सरफेस है वो एक जैसा है। या फिर अगर वाटर लेवल ऊंचा नीचा होता है तो हम ये बता सकते हैं कि जो सरफेस है वो कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा है। तो ये एक छोटा बेसिक सा आपको ये बात समझनी है कि फ़िज़िक्स के अंतर्गत आप क्या करेंगे, नेचुरल फिनोमेनास को पहले तो ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर उसके बेसिस पर कोई रूल बनाएंगे और उन रूल्स के आधार पर आप अपने लिए यानी मानव जाति के लिए कोई आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या फिर कोई आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कवर करेंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल हम न्यूटन से रिलेटेड भी दे सकते हैं कि उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी थी। तो वो ग्रेविटी का खोज का आइडिया उनके दिमाग में तब आया था जब उनके सर में उनको पेड़ से एक एप्पल गिरता हुआ दिखाई दिया था और वहाँ से एक नेचुरल फिनोमेना को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ये लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉ है साइंस का। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर नेचुरल फिनोमेनास को देखकर उनको ऑब्ज़र्व करके और उनके बेसिस पर लॉज का जो एनालिसिस करेंगे, लॉज का जो अध्ययन करेंगे, जो भी नियमों का अध्ययन करेंगे वो फिज़िक्स के अंतर्गत किया जाएगा। आज जिस चैप्टर के ऊपर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 गति। गति एक फिनोमेना है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम गति को कैसे समझ सकते हैं, यदि आपको बोला जाए क्या आपने गति को देखा है तो आप आंसर में यही कहेंगे कि नहीं देखा है, क्योंकि ये कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। तो ये एक महसूस करने वाली चीज़ है। तो जो फिनोमेनाज होते हैं वो सारे महसूस किए जाते हैं, है ना। उनको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि कोई बल है, हम बोलते हैं किसी वस्तु पर बल लगा या किसी वस्तु ने कार्य किया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फिनोमेनाज हैं। गति एक फिनोमेना है, गति एक गुण है किसी वस्तु का। उसका निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे उसके लिए हमने एक परिभाषा दी है। हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु का समय के सापेक्ष मतलब टाइम चेंज हो रहा है और हमको वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहें कि वस्तु ने अपनी स्थिति परिवर्तित की है। कैसे? फॉर एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, स्कूल के दिनों में, आजकल तो आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन स्कूल के डेज़ में जब आप स्कूल जाते हैं तो सुबह आप 6 बजे या 7 बजे घर पर होते हैं और 8 बजे स्कूल के प्रेयर के टाइम पर आप स्कूल पहुंच चुके होते हैं। तो क्या ये गति नहीं है? जी, ये गति है। कैसे
क्योंकि एक टाइम पीरियड हमने देखा 7 बजे से 8 बजे तक का, और उस टाइम पीरियड में आपकी जो स्थिति थी वो घर से लेकर स्कूल तक चेंज हो गई। बस इतनी सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स गति की। गति को आप सिर्फ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि यदि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है समय के सापेक्ष तो हम उसे गति कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि जैसे कोई कार है आपके सामने तेजी से गुजरती है, तो क्या वो गतिमान है? जी वो गतिमान है। ये तो हो गया एक उदाहरण स्टूडेंट्स जो आपको दिख सकता है गति का। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिन गतियों को आप महसूस नहीं कर सकते, यानी जिन गतियों को आप देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी की गति की यदि हम बात करें तो पृथ्वी के ऊपर हम स्थित हैं, लेकिन हम पृथ्वी की गति को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की गति है उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। सिर्फ हमें गति का पता कैसे लगता है? दिन रात होते हैं, मौसमों में परिवर्तन होते हैं, तो इन्हीं से हम पता लगाते हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी गतिमान है सूर्य के चारों तरफ, इसीलिए ये सारे कारण ये सारे फिनोमिनाज हो रहे हैं। इन चीज़ों को हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ है जैसे हवा भी गतिमान होती है, हवा भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब आप कैसे पता लगाएंगे हवा की स्थिति में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हवा को तो हम देख नहीं सकते हैं ना। लेकिन आप ये देखेंगे जब हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, धूल उड़ती है ना, कपड़े हिलते हैं, तो हम यहाँ से इस बात का निर्धारण कर सकते हैं कि जो हवा है वो चल रही है या गतिमान है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये आपका बेसिक है, बिल्कुल न्यू टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से समझना है। हम इसमें एक एक चीज़ को बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल हम सबसे पहले गति की डेफिनेशन लिखते हैं कि गति जो गुण है उसका निर्धारण हम इस प्रकार से करेंगे, जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा हो, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु क्या है? गतिमान है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आ जाती है, इसके एग्जांपल्स दे देते हैं पहले। उदाहरण, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि आपका स्कूल से या घर से स्कूल या स्कूल से घर जाना, या फिर कार का चलना, अब आपकी जो वीन्स हैं, आपकी जो नसें हैं, जो धमनियां हैं, उनके अंदर रक्त का प्रवाह भी तो हो रहा है ना। तो जो वीन्स के अंदर रक्त का प्रवाह है वो तो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमारे हृदय से जो रक्त है वो हमारी धमनियों से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में जा रहा है। तो जो रक्त है उसका भी धमनियों में प्रवाह हो रहा है, दैट मीन्स कि वो भी क्या है? गतिमान है। इसके अलावा हमने अभी डिस्कस करा था पृथ्वी की गति, है ना। ये हम देख नहीं पाते हैं लेकिन इसे हम महसूस कर पाते हैं। इसके अलावा हवा का चलना आदि, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सारे गति के उदाहरण हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है स्टूडेंट्स कि समय के सापेक्ष चलो हम निर्धारण तो कर लेंगे, लेकिन जब वस्तु की स्थिति की बात करते हैं तो ज़रा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ कि सपोज़ आप अपने किसी मित्र को या अपने किसी रिश्तेदार को आप बस स्टेशन तक छोड़ने गए। ठीक है। अब इस चीज़ को समझेंगे। सपोज़ ये एक
बस है, ठीक है, ये एक बस है और आप यहाँ पर खड़े हैं, जो आपका रिलेटिव है वो बस के अंदर बैठ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए मुझे, जब ये बस चलने लगेगी, जब ये बस चलने लगेगी, सपोज ये बस यहाँ से निकलती है, 9 बजे बस निकलने लगती है, तो आप कहेंगे कि बस क्या है? बस गतिमान है। किसके हिसाब से? आपके हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपके सामने वो चल रही है और हमने बोला जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा होता है तो हम उसे गतिमान कहते हैं, है ना। आपके हिसाब से जो बस में बैठा हुआ आपका मित्र या रिश्तेदार है वो भी गतिमान हुआ, क्योंकि उसकी स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो भी तो बस में ही बैठा हुआ है। लेकिन अब आप एक बार ये बात सोचिए कि यदि मैं, जो अंदर आपका रिश्तेदार बैठा हुआ है, क्या वो गतिमान है? यदि मैं उसकी जगह पर हूँ तो जो ये व्यक्ति है ये तो विराम की अवस्था में है, यानी ये तो सिर्फ अपने चेयर में बैठा हुआ है, मतलब ये गतिमान नहीं है। किसके हिसाब से? इस व्यक्ति के हिसाब से। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये जो है अपनी सीट पर सिर्फ बैठा हुआ है, ये कोई हरकत नहीं कर रहा है। हमको क्या लग रहा है, जो हम बाहर से देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है गतिमान है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब हम गति की अवस्था का निर्धारण करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जो वस्तु हमें गतिमान लग रही हो वो गतिमान ही हो। जरूरी नहीं है कि जो वस्तु हमें गतिमान लग रही हो वो वस्तु गतिमान ही हो, यानी या फिर जो व्यक्ति हमें गतिमान लग रहा हो वो व्यक्ति गतिमान ही हो। इसके लिए हमें एक बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम निर्देश बिंदु कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि मैं निर्देश बिंदु बात करूं, निर्देश बिंदु यदि आप हो, यदि आप निर्देश बिंदु हो तो मतलब ये बस जो है या फिर इसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति गतिमान है। यदि निर्देश बिंदु ये खुद व्यक्ति है तो उसके हिसाब से वो विरामावस्था में है। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई तो एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। अब की बार क्या है, अब की बार बस के अंदर आप बैठे हुए हैं और ये आपने डेली लाइफ में इसको महसूस भी करा होगा। अब की बार बस के अंदर कौन बैठे हुए हैं? आप बैठे हुए हैं। तो जब कभी आपने बस के अंदर सवारी करी होगी, बस के अंदर बैठ करके यात्रा करी होगी, आपने देखा होगा जो आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, जब बस तेजी से गति करती है तो आपको पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि पेड़ जो हैं, बस यदि इस दिशा में चल रही है तो पेड़ आपको इस दिशा में चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो पेड़ चल रहे होते हैं? क्या वास्तव में वो पेड़ चल रहे होते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं, पेड़ तो वहीं पर खड़े रहते हैं। लेकिन आप बस के अंदर बैठे हैं, आप गतिमान बस के अंदर बैठे हैं तो आपको वो चलते हुए दिखाई देते हैं। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये पेड़ की गति का निर्धारण ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो यदि मैं बस के अंदर चलती हुई बस के अंदर से इसको देख रहा हूं तो मुझे ये गतिमान दिखेगा, मुझे ये पीछे की तरफ जाते हुए दिखेंगे। लेकिन यदि मैं इस पेड़ के बगल में खड़ा हूँगा बाहर पर तो मुझे ये विरामावस्था में दिखेगा, ये गतिमान नहीं दिखेगा। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि गति का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे? गति का निर्धारण हम इस प्रकार से करेंगे कि हमें एक निर्देश बिंदु चाहिए होगा स्थिति के लिए। किसी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु चाहिए होगा और उस निर्देश बिंदु के बेसिस पर, उस निर्देश बिंदु के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई वस्तु गतिमान है या फिर कोई वस्तु विरामा अवस्था में है। ये कुछ हद तक आप जो गणित में, मैथ्स में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आप इस तरीके से एक मूल बिंदु लेते हैं, यहाँ पर है ना, ये एक्स अक्ष आप लेते हैं, इसको वाई अक्ष लेते हैं, इसको ऋण एक्स अक्ष लेते हैं, इसको ऋण वाई अक्ष लेते हैं। तो जो ये मूल बिंदु होता है, जिस तरीके से ये मूल बिंदु काम करता है यहाँ ग्राफ में, उसी तरीके से स्थिति के निर्धारण करने के लिए एक निर्देश बिंदु काम करता है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं दो पॉइंट्स जो अभी अभी हमने डिस्कस करे उनको लिख देता हूँ कि किसी वस्तु, यदि कोई वस्तु गतिमान है
तो दो अलग अलग जगह पर, दो अलग अलग स्थितियों पर खड़े व्यक्तियों के लिए वो वस्तु गतिमान भी हो सकती है। एक के लिए वो वस्तु गतिमान हो सकती है, दूसरे के लिए वो विरामावस्था में हो सकती है। ये हमने अभी उदाहरण से देखा था। ठीक है, आप कई बार जब बस में बैठ करके सवारी करते होंगे तो आपने जो एग्जाम्पल मैंने पेड़ वाला दिया था उसको ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि स्थिति का निर्धारण, वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और इस निर्देश बिंदु से ही हम जो है वस्तु की स्थिति को नापने का काम करेंगे। अभी एक उदाहरण और देता हूं, आपको चीज़ जो है ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है अब आ जाएगा, जिसको आ गया वेरी गुड। की आवश्यकता होती है, सपोज़ आपका स्कूल जो है जिस जगह पर आप जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर तीन चीज़ें होंगी। एक आपका घर होगा, एक आपका स्कूल होगा और एक लेट से हम क्या कहें पुलिस स्टेशन या फिर पोस्ट ऑफिस कह लेते हैं। पोस्ट ऑफिस तो हर जगह ही होता है, या बाज़ार कह लीजिए, है ना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप कहेंगे सर 2 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, और यदि मैं आपसे कहूं कि जो पोस्ट ऑफिस है वहां से आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप कहेंगे कि सर 5 किलोमीटर के आसपास होगा। मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस दोनों की अलग होगी, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों जगह से बराबर डिस्टेंस पर होगा स्कूल। कहने का मतलब यह है कि जब मैंने निर्देश बिंदु को लिया घर, जब मैंने स्कूल की दूरी घर से नापी तो ये आई 2 किलोमीटर, यानी स्थिति। जब मैंने उसकी स्थिति घर के सापेक्ष, यानी निर्देश बिंदु मैंने पहली बार क्या लिया घर, तो 2 किलोमीटर आया। दूसरी बार मैंने निर्देश बिंदु लिया पोस्ट ऑफिस को, तो यहां से स्कूल की जो स्थिति है वो 5 किलोमीटर आ रही है। तो बात समझ गए आप। निर्देश बिंदु जो है किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमको उसकी आवश्यकता होती है। यदि मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि आपके स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप स्पष्ट रूप से बता नहीं पाएंगे। दूरी तो होगी कुछ ना कुछ, लेकिन कहाँ से, आप पूछना कहाँ से चाह रहे हैं, रोड से या घर से या फिर किसी और जगह से। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जो वस्तु की गति है, वस्तु की जो मूवमेंट है, वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है। मतलब वस्तु किसी भी प्रकार से गति कर सकती है। सपोज गति के काफ़ी सारे प्रकार हो सकते हैं। सपोज कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है ना। जैसे सपोज एक चींटी चलती है सीधी रेखा में, या फिर कोई सीधी रेखा में, एक ही रेखा में चलने वाली, वो दाएं बाएं कुछ भी नहीं मुड़ रही है, उस गति को हम कहेंगे सरल रेखीय गति। कोई वस्तु यदि गोल गोल घूम रही है गोलीय पथ पर, जैसे सपोज आप किसी पत्थर को एक रस्सी पर बांध दीजिए और उसको घुमाइए, तो वो पत्थर क्या होगा, गोल गोल घूमेगा, उसको हम कहेंगे वृत्तीय गति। ठीक है, यदि एक प्रकार की गति होती है घूर्णन गति, है ना। और इस काफ़ी सारे प्रकार होते हैं गतियों के, वो आप नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, उनके ऊपर हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा डिस्कशन जो अभी सेंटर्ड होगा, हम अभी जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है सबसे पहला गति का प्रकार, और जो सबसे आसान है वो है सरल रेखीय गति। और इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग वृत्तीय गति के ऊपर भी बात करेंगे, यानी सर्कुलर जो मोशन होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। हायर क्लासेस में आप डिफरेंट टाइप की गतियाँ जो हैं, कर्वीलीनियर यानी जो टेढ़ी मेढ़ी जो गति होती है वो कर्वीलीनियर, उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड एटसेट्रा। डिफरेंट टाइप के जो मोशन है उनके बारे में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो है अपना ध्यान केंद्रित करते हैं सरल रेखीय गति, यानी सीधी रेखा में होने वाली गति। तो क्या होता है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करते हैं, ये पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है,
सरल रेखीय मतलब सरल रेखा में होने वाली गति। और मैंने कहा आपको एक प्रकार की गति का प्रकार और पढ़ना है आपकी इस क्लास में 9th में, वो है वृत्तीय गति। तो उसको हम चैप्टर के लास्ट में जस्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा, इसको हमको ढंग से पढ़ना है, सरल रेखीय गति को अच्छे तरीके से पढ़ना है। सरल रेखीय गति क्या होती है, तो सीधे सीधे हम इसके डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख लेंगे। एक सरल रेखीय पथ पर होने वाली गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय पथ पर होने वाली गति। ओके, सरल रेखीय गति मतलब कि सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम आगे की चीज़ों को समझेंगे भी। जैसे एक ही सीधी रेखा है, ये रोड दिख रही है, सपोज ये एक रोड है, एक रास्ता है और ये बिल्कुल सीधा है। ओके, इस पर कोई वस्तु जो है सीधे चल रही है। ये ओ क्या है स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था कि स्थिति का निर्धारण करने के लिए एक बिंदु चाहिए होगा, ये वही बिंदु है, ये है निर्देश बिंदु। यहाँ से हम देखेंगे कि वस्तु की स्थिति क्या क्या हो रही है, ठीक है, कितनी कितनी चेंज हो रही है। तो मैं सपोज इसमें मार्क लगा देता हूँ, अगर वस्तु यहाँ तक जाएगी तो ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर यहाँ तक जाएगी तो ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। या फिर इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए, इसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस, 4 किलोमीटर डिस्टेंस और 5 किलोमीटर डिस्टेंस, और ये लास्ट में आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो ये रास्ता 6 किलोमीटर का है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि मैं बोलूँ कि कोई वस्तु इस ओ बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और वो चलते 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 यहाँ तक पहुँच जाती है, इस ए बिंदु तक, इसको हम मिटा देते हैं, मतलब कि वो यहाँ से चली, ओ से चली ए तक, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ओ से चली ए तक, उसके बाद वो यहाँ ये बी पॉइंट पर गई इस जगह पर, उसके बाद वो बी तक गई और उसके बाद वो वापस आ गई यहाँ पर सी पॉइंट पर। तो वस्तु कैसे गई, ओ से ए तक गई, ए से फिर बी तक गई और बी से लास्ट में कहाँ पर आ गई, सी पर। ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। वस्तु की जो स्थिति होगी, वस्तु कुल कितना चली, वस्तु कुल कितना चली, तो कुल पथ जो वस्तु द्वारा तय किया गया वो कितना किया गया, वो यदि हम यहाँ से देखें ओ से ए तक जाने में उसको 4 किलोमीटर जाने पड़े, फिर ए से बी तक जाने में उसको 1 और 2 किलोमीटर जाने पड़े, फिर बी से वापस सी तक आने के लिए उसको 1, 2, 3 किलोमीटर आने पड़े। 4 और 2 6 और 3 9 किलोमीटर की जो है कुल पथ वस्तु ने तय कर लिया। रास्ता तो 6 किलोमीटर का ही था ना, लेकिन वो आगे भी गया और पीछे भी आया, तो मतलब कुल 9 किलोमीटर का रास्ता तय कर दिया। ये 9 किलोमीटर कहलाएगा स्टूडेंट्स वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या कुल दूरी भी हम इसको कह सकते हैं। तो दूरी मतलब समझ गए, जो कुल पथ तय किया जाएगा किसी यात्रा के दौरान उसको हम दूरी कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। और एक और चीज, प्रारंभिक बिंदु, अभी ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूं, इनको ध्यान से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। प्रारंभिक बिंदु कहां से शुरुआत है, निर्देश बिंदु क्या था, मतलब जहां से वस्तु ने गति करना प्रारंभ किया था वो कौन सा पॉइंट था, वस्तु शुरुआत कहां से करी थी, वस्तु ने यहां से करी थी ओ बिंदु से। और लास्ट में अंतिम बिंदु, लास्ट में वस्तु आकर कहां पर रुक गई, उसे हम कहेंगे अंतिम बिंदु। तो वस्तु आकर कहां पर रुक गई, ए पर गई, फिर बी पर गई, फिर सी पर आकर रुक गई, तो अंतिम बिंदु हो जाएगा सी। यदि मैं ओ और सी के बीच की दूरी निकालूं, ओ तथा सी के बीच की दूरी, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये रहा ओ और ये रहा सी, कितनी दूरी आ रही है दोनों के बीच, 1, 2, 3 किलोमीटर की, तो वो है 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस 3 किलोमीटर को हम बोलेंगे विस्थापन। तो अभी मैंने
आपके सामने दो शब्द लिखे हैं, ये दोनों शब्द आपके लिए बहुत ज़्यादा नए हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी। एक शब्द मैंने आपके लिए लिखा है दूरी और एक शब्द मैंने आपके लिए लिखा है विस्थापन। तो दूरी वो हो जाएगा जो कुल तय पथ, जितना भी वस्तु चलेगी वो जुड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन विस्थापन हमेशा आप प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को मानेंगे। यानी आपको नहीं पता, आप ये नहीं जानते कि वस्तु रास्ते में कहाँ गई, आपको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ करी और कहाँ पर आकर रुकी, वो वस्तु का विस्थापन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो वस्तु के द्वारा किसी यात्रा में तय की गई कुल पथ दूरी या फिर कुल दूरी होती है, कुल तय पथ जो होता है उसे हम वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या कुल दूरी कहते हैं। और वस्तु के प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके बेसिस पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग में इस बात को बिठा करके रखना होगा। इसके बारे में और रिसर्च हम करेंगे अगले टॉपिक में। अगली क्लास में। फिलहाल मैं यहाँ पर जस्ट जो हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है दूरी और विस्थापन की, उसको लिख देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दूरी और इधर लिख लेते हैं विस्थापन, इनके बीच में अंतर करेंगे। एग्जाम में आपके पास आएगा सीधा सीधा एक क्वेश्चन, दूरी तथा विस्थापन के बीच में अंतर लिखो। तो आज पहला अंतर मैं इसकी परिभाषा में बता रहा हूँ, इसके बाकी के अंतर हम अगली क्लास में देखेंगे। तो वस्तु द्वारा तय कुल पथ की लंबाई किसी यात्रा में, ठीक है, ये हो गई उसकी दूरी। और प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की लंबाई, ये हुआ इनके बीच में पहला अंतर। इसके बाद हम कल और इसको डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम इसके बीच में अंतर और देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा है ये समझ में आया होगा। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है और यहाँ पर आपको इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना है, इसको रिवाइज भी करना है। इसको रिवाइज करने के लिए आप जो है डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जा करके वहाँ पर आप इस पूरे चैप्टर को जो आज पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर सकते हैं। अन्य चैप्टर भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, अन्य सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, उनको रिवाइज कीजिएगा, उनको पढ़िएगा। अगली क्लास में हम मिलेंगे इससे आगे की बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।